हेलो फ्रेंड्स, आदित्य बायो कॉन्सेप्ट में आपका पुनः स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 12वीं के विज्ञान विषय के अंतर्गत पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों में जनन के ऊपर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझने वाले हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी संरचना द्विगुणित होती है। ये यहाँ से पूछा जा रहा है डिप्लॉयड स्ट्रक्चर के बारे में। तो देखिएगा यहाँ पे जो ओवम है ये हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होते हैं। ये भ्रूणपोष जो होते हैं, इंडोस्पर्म जो होते हैं, ये भी हैप्लॉयड होते हैं यानी कि अगुणित होते हैं। ये भी अगुणित होते हैं और ये जो स्पर्म देख रहे हैं ये भी अगुणित होते हैं यानी कि ये भी हैप्लॉयड होते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है ना, तो इसका सही आंसर जो है युग्मनज हो जाएगा यानी कि जाइगोट हो जाएगा। युग्मनज की संरचना जो होती है द्विगुणित होती है यानी कि जो हमारा जाइगोट होता है वो डिप्लॉयड होता है यानी कि द्विगुणित होता है, अर्थात इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। अब ये 46 गुणसूत्र जो होते हैं, इन 46 गुणसूत्र में पिता के शुक्राणु से 23 गुणसूत्र और माता के अंडाणु से 23 गुणसूत्र के निषेचन से ये बनते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच की अवधि क्या कहलाती है। यानी कि कोई जीव जन्म लेता है और उस जीव की जब नेचुरल डेथ यानी कि प्राकृतिक मृत्यु जब होती है, तो जन्म और प्राकृतिक मृत्यु के बीच की जो अवधि होती है, जो समय होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो जीवन चक्र नहीं होगा, लाइफ स्पान ये से हो जाएगा। इसी को जीवन काल या फिर इसी को हम लोग जीवन अवधि बोलते हैं। इसको जीवन अवधि भी कहा जाता है। जन्म दर नहीं होगा, प्रवर्धन ये प्रोपगेशन ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर जो है हमारा हो जाएगा ख, जीवन काल यानी कि लाइफ स्पान, या इसी को याद रखेंगे जीवन अवधि भी कहा जाता है। तो देखिएगा जीवन अवधि जो है वह किसी जीव का एक विशिष्ट गुण होता है ना, जो न तो उसके शारीरिक आकार पर निर्भर करता है और न ही उसकी जटिलता पर। यानी कि ये जो जीवन अवधि जो है न तो शरीर के आकार पे डिपेंड करता है और न ही उसकी जटिलता पे, यानी कि उसके बॉडी का कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे देखिए तोता और कौवा, ये दोनों देखने में दोनों की के साथ शरीर का आकार जो है लगभग मिलता जुलता है, लेकिन कौवा जो है 15 वर्ष तक जीवित रहता है ना। वहीं पे तोता जो है वो 140 वर्ष तक जीवित रहता है। तो देख रहे हैं ना, दोनों का शारीरिक आकार जो है वो एक जैसा है, लगभग मिलता जुलता है, लेकिन इसके जो लाइफ स्पान है, जीवन अवधि जो है, देखिए कितना का अंतर है यहाँ पे, है ना। दूसरी तरफ अगर हम लोग बढ़े, हाथी विशाल प्राणी है, स्थलीय सबसे बड़ा जीव है ना, जिसकी आयु 65 वर्ष होती है। और वहीं कछुआ जो है, टर्टिल जो है, इसका 100 से लेकर के 150 वर्ष होता है। तो यहाँ पे भी जटिलता पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है यहाँ पे, है ना। तो अलग अलग जीवों का लाइफ स्पान जो है अलग अलग होता है ना। अगला प्रश्न है कि किस जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। किस जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। नेचुरल डेथ पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक मृत्यु किस जीव की नहीं होती है। अमीबा बिल्कुल सही है, जीवाणु बिल्कुल सही है, क तथा ख ये दोनों हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा क तथा ख। देखिएगा एक कोशिकीय जो जीव होते हैं उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि अलैंगिक प्रजनन के कारण जो जनक का शरीर होता है, यानी कि पेरेंट्स का जो शरीर होता है, वो दो संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। दो नई कोशिकाओं में, जैसे ये पेरेंट का ये सेल है ना, तो ये दो नई कोशिकाओं में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है ना। तो यही कह रहा है कि ये जो दो नई कोशिकाएं बन रही हैं, ये दो नई कोशिकाएं बन रही हैं, इन्हीं को संतति कोशिका बोलते हैं। और ये जो है ये जनक हो जाता है ना। तो इस प्रक्रिया में मूल कोशिका समाप्त नहीं होती है। जो मूल कोशिका जो होती है समाप्त नहीं होती है, बल्कि अपनी संतति कोशिकाओं के रूप में निरंतर जीवित रहती है। इसलिए ऐसे जीवों को जो है हम लोग अमर जीव, इमॉर्टल कहा जाता है। और ये अमर होते हैं, अर्थात ये कभी मरते नहीं हैं। यहीं पे एक छोटा सा टॉपिक है,
क्लोन, जिसको हिंदी में एक पुंजक कहा जाता है। अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जो संतति होती हैं, अलैंगिक जनन के द्वारा जो भी संतति उत्पन्न होती हैं, जो आकारिकी तथा आनुवांशिकी दोनों रूप से अपने जनक के समान होती है ना, यानी कि मॉर्फोलॉजिकली, है ना, ये मॉर्फोलॉजिकली और फिर ये जेनेटिकली दोनों तरह से जो है अपने पेरेंट्स यानी कि माता पिता से क्या होती है, वो समान होती है। तो ऐसे शब्द के लिए हम लोग क्लोन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और ये जो क्लोन होते हैं अपने माता पिता के जो डीएनए होते हैं, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम होता है, तो अपने माता पिता की के डीएनए की हूबहू कॉपी रखते हैं, यानी कि एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। जो माता पिता के डीएनए होते हैं वही डीएनए इनके संतति में होते हैं, है ना। तो एक पुंजक यानी कि जो आकारिकी तथा आनुवांशिकी दोनों रूप से अपने जनक के समान होते हैं, तो ऐसे जीव को हम लोग क्लोन कहते हैं। और ये क्लोन जो होते हैं अपने माता पिता के डीएनए की एग्जैक्ट यानी कि हूबहू कॉपी रखते हैं। अगला प्रश्न है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है, यानी कि जब नए जीवों की उत्पत्ति केवल एक ही जीव के द्वारा होती है, उसमें दो जीव का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका लैंगिक जनन नहीं होगा, आंतरिक निषेचन नहीं होगा। जब ये दोनों नहीं होगा तो इनमें से सभी नहीं होगा। इसका सही हो आंसर हो जाएगा अलैंगिक जनन। देखिए, जब एकल जनक द्वारा यानी कि सिंगल पेरेंट के द्वारा या एक ही जीव के द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी से अथवा युग्मक की अनुपस्थिति में जनन की क्रिया होती है, तब ऐसे जनन को हम लोग अलैंगिक जनन यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न है कि द्विखंडन या द्विविखंडन बाइनरी फ्यूजन, है ना, की क्रिया किस में पाई जाती है। तो देखिए, द्विखंडन या द्विविखंडन की क्रिया अमीबा में भी होती है, पैरामीशियम में भी होती है, जीवाणु में भी होती है, अर्थात इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए, ये जो द्विविखंडन या द्विखंडन जो है वो अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, जिसमें जनक कोशिका जो होती है वो दो समान संतति कोशिकाओं में क्या होती है, विभक्त हो जाती है। प्रत्येक भाग वृद्धि करके वयस्क जीव में क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है। यानी कि जैसे इसमें एक कोशिका है, ये विभाजित होकर के, है ना, दो समान कोशिकाओं में क्या हो जाती है, बट जाती है ना। और प्रत्येक भाग जो होता है वो विभाजित होकर के और वयस्क जीव में क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो ऐसे जनन को हम लोग द्विविखंडन या द्विखंडन कहते हैं, जो अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा, बर्डिंग यहाँ से पूछा जा रहा है ना, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया किस में होती है, बर्डिंग के द्वारा। तो बर्डिंग के द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया जो होती है हाइड्रा में होती है। इसको याद रखेंगे, कई बार ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। देखिएगा, हाइड्रा के अतिरिक्त, यानी कि हाइड्रा में तो होती ही है मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया, इसके अतिरिक्त ईस्ट में भी मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन की क्रिया होती है। जनक के शरीर पर एक छोटी सी कलिका निकलती है, बड निकलती है ना, निकलती है, जो अलग होकर के नए जीवों में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है या फिर विकसित हो जाती है। तो मुकुलन के द्वारा याद रखेंगे, हाइड्रा और ईस्ट इन दोनों में मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न है कि पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विविखंडन होता है। तो देखिए, इसमें पैरामीशियम में अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है, यानी कि द्विविखंडन जो होता है वो अनुप्रस्थ होता है ना, जिससे पैरामीशियम जो होता है दो नए पैरामीशियम में क्या हो जाता है, बदल जाता है। इसका सही आंसर जो है हमारा ख हो जाएगा, अनुप्रस्थ। देखिए, पैरामीशियम में अनुप्रस्थ द्विविखंडन होता है, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलियम उत्पादित करता है, ये जो पेनिसिलियम होता है एक तरीके का कवक है, ये क्या उत्पादित करता है। तो ये मीटोस्पोर को भी उत्पादित करता है और मियोस्पोर दोनों को उत्पादित करता है। तो इसका सही आंसर जो है घ हो जाएगा, यानी कि क तथा ग। पेनिसिलियम जो है मीटोस्पोर तथा मियोस्पोर दोनों को क्या करता है, उत्पादित करता है। अगला प्रश्न है
कि पादप जगत का एम्फीबियन किसे कहा जाता है। जैसे एम्फीबियन यानी कि उभयचर इसको हम लोग बोलते हैं। अगर आप जूलॉजी में आप जाएंगे, जंतु विज्ञान में, तो एम्फीबियन को उभयचर कहा जाता है, जिसमें फ्रॉग आ जाता है, जिसमें मेढक आ जाता है उभयचर में, है ना, जो स्थल पर भी आसानी से रह लेता है और जल में भी आसानी से रह लेता है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पादप का उभयचर हम लोग किसको कहते हैं। तो पादप का जो उभयचर होता है उसको हम लोग ब्रायोफाइट्स को हम लोग पादप का उभयचर कहते हैं। यानी कि ब्रायोफाइट्स को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। ये जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम में ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनको हम लोग उभयचर बोलते हैं, क्योंकि ये पौधे जो होते हैं मिट्टी पे रहते हैं। ध्यान रखेंगे, ये पौधे मिट्टी पे रहते हैं, लेकिन इनको जब प्रजनन करना होता है तो प्रजनन के लिए इन्हें जल की क्या होती है, आवश्यकता होती है, अर्थात इनको जल में जाना पड़ता है। अतः ये अपने अस्तित्व हेतु भूमि के साथ साथ जल दोनों की भी इनको आवश्यकता होती है। ये रहते हैं मिट्टी पे, लेकिन प्रजनन के लिए इन्हें जल की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ये पादप जगत का जो एम्फीबियन है वो हमारा ब्रायोफाइट्स हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है। कायिक प्रसार के लिए देखिए, पौधे का जो कायिक भाग होता है, जैसे इसमें लीफ आ जाती हैं, पत्तियां आ जाती हैं, इसके स्टेम तने आ जाते हैं, इसके रूट्स आ जाते हैं, है ना। तो ये इसके पौधे के क्या हैं, ये पौधे के कायिक पार्ट्स हैं। और यही कायिक पार्ट से नए पौधों की जब उत्पत्ति होती है तो उसी को हम लोग कायिक प्रवर्धन बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहा जाता है ना। तो इसमें से क्या नहीं है, निम्नलिखित में से पौधे का, निम्नलिखित में से कौन पौधों में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं। देखिए, भूस्तरिका के द्वारा भी होता है कायिक प्रवर्धन, सल्क कंद के द्वारा भी होता है, प्रकंद के द्वारा भी होता है, मुकुलन के द्वारा नहीं होता है। तो देखिएगा, मुकुलन जिसको जेम्यूल बोलते हैं, एक प्रकार की विशेष जनन कोशिका होती है जो विशेषकर कहाँ पाई जाती है, स्पंज में पाई जाती है। और यह जो कोशिका हो, जनन जो कोशिका होती है वो नए जीव बनाने में क्या होती है, सक्षम होती है। तो हमारा इसका सही आंसर मुकुलन यानी कि घ हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ट्यूबर द्वारा किस में कायिक प्रवर्धन होता है। ट्यूबर के द्वारा पूछा जा रहा है, तो ट्यूबर के द्वारा कायिक प्रवर्धन की जो क्रिया होती है, देखिए ट्यूबर को हिंदी में हम लोग कंद बोलते हैं, कंद कहा जाता है। तो ट्यूबर द्वारा कायिक प्रवर्धन की क्रिया जो होती है वो आलू में होती है। हमारा सही आंसर जो है वो ग हो जाएगा। देखिए, ट्यूबर द्वारा कायिक प्रवर्धन की क्रिया आलू में होती है। कंद जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्यूबर बोलते हैं, के छोटे टुकड़ों, जैसे आलू को हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं ना बोने से पहले, जिसमें आँख होते हैं, जिसमें कलियाँ होती हैं, जिसको हम लोग आँख भी बोलते हैं, है ना। तो ये कंद जो होते हैं, कंद के छोटे टुकड़ों से नए पौधे क्या होते हैं, उगते हैं। और कंद की कलियाँ जो होती हैं, ये जो कलियाँ होती हैं कंद में, इनको हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में आँख भी बोलते हैं, है ना। हमारा अगला प्रश्न है कि अदरक में कायिक प्रवर्धन की क्रिया किसके द्वारा होती है। अदरक जो होता है उसमें कायिक प्रवर्धन की क्रिया किसके द्वारा होती है। तो इसका सही आंसर जो है हमारा प्रकंद हो जाएगा, राइजोम हो जाएगा। राइजोम के द्वारा अदरक में कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है। देखिएगा, ये जो अदरक जो होता है वो भूमिगत तना होता है ना। अदरक जो होता है वो भूमिगत क्या होता है, तना होता है, जिसमें विपरीत परिस्थितियों के लिए भोजन, जैसे भोजन में स्टार्च, प्रोटीन और अन्य पोषक तत्व जो होते हैं वो इकट्ठे रहते हैं, है ना, इसमें, इसके तने में, है ना। इन तनों के ऊपर कलिकाएं होती हैं, बड्स होती हैं, जिससे प्रकंद कायिक प्रवर्धन में क्या करता है, भाग लेता है ना। अदरक, अदरक के अतिरिक्त यह हल्दी है, बांस है, केला है आदि में भी होता है। यानी कि अदरक में ये, अदरक में प्रकंद के द्वारा कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है। इसके अतिरिक्त, अदरक के अतिरिक्त जो है हल्दी है, हमारा बांस है, केला है, इसमें भी कायिक प्रवर्धन की जो क्रिया होती है वो प्रकंद के द्वारा होती है, यानी कि राइजोम के द्वारा होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा राइजोम। अगला हमारा प्रश्न है कि प्याज में कायिक प्रवर्धन की क्रिया किसके द्वारा होती है। तो
प्याज में जो होती है कायिक प्रवर्धन की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शल्ककंद के द्वारा, है ना। शल्ककंद के द्वारा प्याज में कायिक प्रवर्धन की क्रिया होती है। देखिएगा इसमें दे रहा है कि बल्ब द्वारा प्रवर्धन की क्रिया मुख्य रूप से प्याज हो गया, लहसुन हो गया, ट्यूलिप हो गया जैसे पौधों में होती है, जिसमें नए पौधे का विकास शल्ककंद पर मौजूद जो कलियां होती हैं उन्हीं से होता है। शल्ककंद स्वयं रूपांतरित पत्तियां होती हैं। ये जो शल्ककंद होते हैं वो स्वयं रूपांतरित पत्तियां होती हैं जो भोजन संग्रह करने का कार्य करती हैं। तो इसका हमारा सही आंसर यानी कि प्याज में कायिक प्रवर्धन की क्रिया जो होती है वो शल्ककंद के द्वारा होती है। इसको आप याद रखेंगे, है ना। अगला हमारा प्रश्न है कि घन कंद द्वारा कायिक प्रवर्धन की क्रिया किस में होती है? तो घन कंद के द्वारा जो होती है वो कायिक प्रवर्धन की क्रिया जिमीकंद या सूरन या इसी को ओल कहा जाता है, जिसका उपयोग हम लोग विशेषकर दीपावली में करते हैं, है ना। यह एक बड़ा सा होता है, फल होता है ना। इसके अलावा जो है अरवी भी है, क्रोकस भी है, अर्थात इनमें से ये सभी हो जाएगा। घनकंद द्वारा कायिक प्रवर्धन की जो क्रिया होती है वो इन सभी में होती है। ओल में भी होती है, अरबी में भी होती है, क्रोकस में भी होती है। अब देखिएगा यहाँ पे जो जिमी कंद है, जिमी कंद जो देख रहे हैं, जिमी कंद को हम लोग एलिफेंट फुट याम यानी कि ओल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला और लास्ट प्रश्न है कि बुलबिल के द्वारा कायिक प्रवर्धन की क्रिया किस में होती है? बुलबिल के द्वारा कायिक प्रवर्धन की क्रिया किस में होती है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार आपकी बोर्ड की परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसका आंसर जो होगा अगैव होगा, ये याद रखेंगे। बुलबिल द्वारा कायिक प्रवर्धन की क्रिया अगैव में होती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा अगर लगा हो तो एक लाइक कर देंगे। धन्यवाद।